हेलो देयर। वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। आज मैं फिर साइंस का क्लास 10 के लिए MCQ क्वेश्चन विथ आंसर लेकर उपस्थित हूँ। ये आप सभी को बहुत सहयोग करेगा। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, छोटी छोटी अटेंशन, थोड़ी थोड़ी प्रयास और प्रिपरेशन ज़रूर आपके स्कोरिंग में चार चांद लगा देगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पे। हियर आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। और क्या मिलेगा? देखिए क्या मिल सकता है ना? क्या क्या मिल सकता है देखिए। तो ए ऑप्शन है अपने पास, है ना। फिर आपके पास बी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आपका इक्वेशन जो है सही हो जाए, यही इसका उद्देश्य है। तो चलिए, जैसा कि इक्वेशन हम लोग को मिला है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जैसा कि आप देख रहे हैं। ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये क्या हुआ? ये हीट हुआ। हीट होने के बाद जो है क्या मिलेगा? इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट decomposes to form 1 mole of calcium oxide and 1 mole of carbon dioxide। तो ऑप्शन का चुनाव सही सही करना है, तो ये हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक लाइम कंबाइंस विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म ए विच रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म बी। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए एंड बी। यहाँ पे क्विक लाइम कंबाइंस कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी में ए के बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी के बी में है कैल्शियम कार्बोनेट, सी के ए के सी में कैल्शियम है तो बी के सी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, डी में ए का कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और बी का डी में कैल्शियम है। कौन सा सही उत्तर होगा, ये आपको चुनाव करना है। हम चलते हैं, हम लोग को चलना चाहिए बी के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ए एंड बी में दो कंपाउंड है, यही सही इसका उत्तर है। हर क्वेश्चन आपका, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इसका देख सकते हैं रिएक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड में और प्लस H2O, है ना, ये लिक्विड में है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विक लाइम का फॉर्मूला है और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 एक्वेटिक मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, बताइए।
ये हो गया क्विक लाइम, लाइम हो गया, ये वाटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए पेंटिंग, बी गैल्वेनाइजेशन, 3 इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, 4 एलॉइंग। आपके पास ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 1 2 4, सी 2 3 4 एंड डी 1 2 3 4। चारों है क्या? चारों ऑप्शन सही है? नहीं जी, हम लोग बी के साथ जाएंगे। पेंटिंग से प्रिवेंट करा सकते हैं, ग्लेवनाइजेशन से करा सकते हैं, और एलॉइंग से करा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मान लीजिए कि यहाँ पे आयरन है Fe, ठीक, और प्लस ऑक्सीजन है O2, ठीक है, फ्रॉम द एयर प्लस वाटर फ्रॉम द एयर प्लस वाटर। तो क्या हो सकता है? यही इंप्लाइज करता है रस्ट, जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड है। फॉर रस्टिंग, द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, that is water vapor, is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, becomes faster. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanization, जिसमें चांदी कलर का ये जो है चढ़ा रहता है, परत जो चढ़ा रहता है। गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, वायलिंग, टाइनिंग एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन कैन बी यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, या गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, वायलिंग, टाइनिंग एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक आपके पास प्रोपेन है, दूसरा प्रोपीन है, तीसरा प्रोपाइन है, चौथा क्लोरोप्रोपीन है। तो आपके पास ऑप्शन है ए 1 and 2, बी 2 and 4, C 3 and 4 एंड D 2 and 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको चूज करना है। देखिए, थोड़ा सोच के देखिए। हम तो डी के साथ जाएंगे। प्रोपीन एंड प्रोपाइन आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी 2 और 3, 2 and 3 ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। एज देयर कंटेन, क्यों है भाई? दे कंटेन कार्बन बॉन्ड, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स होता है इसके कॉम्बिनेशन में।
बॉन्ड्स, इसलिए 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिबल रिएक्शन? ए, बी, सी एंड डी। इसमें फिजिबल रिएक्शन कौन है यही बताना है, तो आप लोग तो बता ही सकते हैं। हम लोग चलिए बी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज फिजिबल रिएक्शन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक होता है। आपको मालूम ही है क्या? रिएक्टिव ऑर्डर मालूम है ना? देखिए, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टीन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टीन का क्या होता है, ये नहीं होगा, लिख दिए, नाम ही लिख दिए, क्या दिक्कत है। टीन लिख दिए, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, तब जाके सिल्वर है, AU, AG, तब जाके गोल्ड है, गोल्ड। ठीक है, तो देखिए जिंक कहाँ है, मोर रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी रिएक्शन के आधार पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ए, बी, सी, ए, बी, सी, डी। विच इक्वेशन शोइंग अस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसमें भी हम लोग बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। ये नहीं है, ये 3 नहीं है, तो बी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? एज यू नो दैट द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, जैसे वो उसका प्लेस लेगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स, लिख देता हूं, द केमिकल रिएक्शन in which one element takes the position or place of another element, present in, यहां लिख देता हूं, present in a compound is called the displacement reaction। ये डेफिनेशन आना चाहिए, बिना डेफिनेशन आए हुए अगर क्वेश्चन आप करते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, तो ये बी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन इन ए पिरामिड। यहाँ पे आपका पिक्चर है,
T4 है, T3 है, T2 है, T1 है। नीचे से पढ़ते हैं T1, T2, T3, T4। जो सोन पिरामिड है, एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। ट्रॉपिक लेवल्स में किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल रहता है? ए T4, बी T2, सी T1, डी T3। T1 में चलते हैं। T1 इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल रहता है। As you know that, my dear, future of the country, all ecosystems are characterized by a unidirectional flow of energy। जितना भी ट्रॉपिकल इकोसिस्टम है, सारे में जो डिफाइन है अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। एट ईच ट्रॉपिक लेवल most of the energy available is utilized for respiration। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये सारे एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, एंड ओनली 10% जो है ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट लेवल। सिर्फ 10% ही पास्ट होता है। ये 4 लेवल है ना, बाकी सब रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में यूज्ड होता है। हायर ट्रॉपिक लेवल्स हैव सस्टेनली लेस एनर्जी कंटेंट एंड द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चैन, ये फूड चैन से रिलेटेड है। फूड चैन is limited। The lower the tropic level, higher will be energy content। Hence, the greatest amount of energy is expected in tropic 1, level 1। तो हम लोग किसके साथ जाएं? सी के साथ। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen in plant is known as what? Photosynthesis, photoperiodism, C plant nutrition, D plant hormone function। ये जो प्रोसेस है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का और जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को वो स्प्लिट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। इन प्लांट इज नोन एज, ध्यान दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आप आंसर दे पाइएगा। बहुत प्रचलित, बहुत नामी वर्ड है वो। क्या है वो? फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिज्म ABC विथ BC एज ए बेस तो आप समझते ही हैं, is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure। ये आपके पास फिगर है ना। पहले वो कह दिया BC क्या है? BC, ये सबका BC क्या है? बेस है। ठीक है, चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्शन the third color from the top correspondence to the color of the sky। आपके पास ऑप्शन भी है, A में 1, B में 2, C में 3, D में 4। तो इसमें से आपको चूज करना है। B के साथ चलते हैं। ये जो 2 नंबर है,
Out of the following positions, figure 2 represents the case in which after dispersion the third color from the top is blue, यानी कलर ऑफ द स्काई। ब्लू जो कलर होता है वो क्या होता है, स्काई कलर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका, इसको मिटा देते हैं, और देखते हैं कलर। ये जैसे आया यहाँ से इमेजनरी, ठीक है, ये क्या किया, एक तो डायरेक्ट चला गया, ठीक है, फिर अपना ऐसे 2 3 4 5 6 7, पहले भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू इन द थर्ड, फोर्थ इज ग्रीन, फोर्थ इज ग्रीन, फोर्थ क्या है, ग्रीन है, ये थर्ड क्या है, ब्लू है, ग्रीन है, फिफ्थ क्या है, येलो, सिक्स्थ क्या है, ऑरेंज, सेवेंथ क्या है, रेड। ये इस तरह से, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पोजीशन पे है ब्लू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट RRYY is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant RR capital YY. The seed produced in a F1 generation are what? A. Round and yellow, B. Round and green, C. Wrinkled and green, D. Wrinkled and yellow. चलिए हम लोग ए के साथ चलते हैं। ए इज द करेक्ट। इफ अराउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट RRYY is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant RRYY, the seed produced in F1 generation are round and yellow. Next question. Some of the substances used in making of modern safety matchbox are listed below. Antimony, trisulfide, glass powder, potassium chlorate, red phosphorus. देखिए तो ये जो बना है, the head of modern safety matchsticks contain A 1 and 4, B 2 and 3, C 3 and 4, D 3 and 1. कौन सा सही होगा? डी के साथ चलिए, 3 and 1, ठीक है। Antimony, trisulfide and oxidizing agent, usually potassium chlorate. Can you say oxidizing agent जो होता है potassium chlorate are present on head of matchstick. The striking surface consists of powdered glass of silica यानी sand and red phosphorus. ठीक है, तो हम लोग 3 and potassium chlorate and antimony trisulfide के साथ जाएंगे। Next, electrical impulse travels in a neuron from dendrite, axon, axonal end, cell body. B. Cell body, dendrite, axon, axonal end. C. Dendrite, cell body, axon, axonal end. D. Axonal end, axon, cell body, dendrite. तो 4 यहाँ पे वर्ड है, उसी को करेक्ट ऑर्डर में दिखाना है। क्या हो सकता है? सी के साथ चलते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सोनल एंड। ये एक्सॉन होगा सेल बॉडी के साथ। क्यों होगा भाई?
Firstly, the stimulus is received with the help of dendrite. क्या वो रिसीव्ड कर रहा है? फर्स्टली द स्टिमुलस इज रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स. आफ्टर दैट दे आर ट्रांसमिटेड टू साइटोन and then they travel through the axon and at the end reach of the terminal branches from the where they are transmitted to another neuron. ठीक है. नेक्स्ट, which among the following is not the function of tests at puberty? ये ग्लैंड से बात कर रहा है. A. Formation of germ cells. 2. Secretion of testosterone. 3. Development of placenta. 4. Secretion of estrogen. देखते हैं. A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4, D 1 and 4. कौन सा सही आंसर होगा इसका, ये देखना है. C 3 and 4. 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर. मैं बताना चाहूँगा कि इस सेशन में 20 क्वेश्चंस होंगे लगभग, और उसे मुझे एक्सप्लेन करके बताना है जो आपके लिए बेनिफिटेड होगा माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री. और कोशिश हमारी है कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स आए एग्ज़ाम में, और आप इस वीडियो से, इस सेशन से कुछ न कुछ गेन करके जो भी नॉलेज है उसमें ऐड कर लीजिए. ऐड करने के बाद ये इस सेशन को रिवीजन के तौर पे भी रख सकते हैं. तो MCQ 20 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स अगर फिक्स हो गया तो बाकी तो इसी में से डेफिनेशन वगैरह निकल जाता है. आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है. जस्ट इसको रिवीजन के तौर पे रखना है. मैं जो अपने चैनल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए, इसका आंसर C होगा. और तो क्यों होगा भाई, तो वो थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रजिस्टर ऑफ 2 ohm and 4 ohm रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है टू ए 6 volt बैटरी एज सोन इन द फिगर. द हीट, फिगर यही है आपके पास. द हीट dissipated by the 4 ohm resistor in 5 second will be what? तो आपके पास ऑप्शन है, ए में 5 जूल, बी में 10 जूल, सी में 20 और डी में 30 जूल. तो क्या आंसर हो सकता है, आप थोड़ा हमको बता सकते हैं. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने चाहते हैं, फास्ट में जाना चाहते हैं, तो हम लोग को R1 कितना दिया हुआ है, 2 ohm, R2 4 ohm दिया हुआ है. ठीक है, और बोथ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ER कितना होगा, अरे R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 होगा, नहीं होगा. तो आप लिख लेंगे 2 + 4 = 6 ohm हो गया. अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल, ओम्स रूल का बहुत यूज होता है. आप क्या जानते हैं, वोल्टेज I × इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट. तो आप लिख सकते हैं I की वैल्यू निकालनी है ना, तो I = वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो आप क्या लिखिएगा, 6/6 है ना, 6 वोल्ट की बैटरी है, और 6 आपका, तो कितना हो गया, 1 एम्पियर. कितना हुआ, 1 एम्पियर. ठीक है भाई. अब बोल रहा है हीट इन 4 ohm रेजिस्टेंस. 4 ohm रजिस्टर में आपका कितना हीट है, रजिस्टर में कितना हीट है. तो क्या करते हैं, हीट लिखते हैं H से, और करंट को I² और R रेजिस्टेंस और T मतलब टाइम. तो आप आइए
1 square into 4 square into 5 square, that is 20 joule is the correct answer. C is the correct answer. ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट, when a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit. The value of the resistance of the resistor is what? यहाँ पे रजिस्टर है, डायग्राम में दिया है 4 ओम, सॉरी ऑप्शन में बी में 40 ओम, सी में 400 ओम, डी में 0.4 होना चाहिए. यहाँ पे जो ये है इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, 0.4 ओम, है ना. चलिए, यहाँ पे आपको क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, देखिए तो दिया हुआ है ना वोल्टेज, B इक्वल टू 4 वोल्ट. ठीक है, I इक्वल टू 100 एम्पियर. इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, 100 इंटू 10⁻³ तो इसको मिलेगा 0.1 एम्पियर. ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट. तो क्या लिखते हैं, 4/0.1 इक्वल टू 40 ओम. 40 ओम इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which one of the following statements is correct? The rainbow is produced by the reflection of white sunlight by water drops in the atmosphere. B, the blue color of the sky is due to scattering of light. C, the stars appears higher in the sky than actually are due to scattering of light. D, the planets twinkle at night due to atmospheric reflection of light. तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, चलिए हम लोग बी के साथ आते हैं. द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. प्रिज्म वाली बात है. तो इसका अगर मान लीजिए कि आप अपने आप को समझाइएगा, जब एग्ज़ाम में इसका आंसर दीजिएगा तो बोलिएगा द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का मतलब एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है. व्हेन वाइट लाइट जो सन से आएगा एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट गेट्स स्कैटर्ड अवे ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स. सिंस ब्लू कलर हैज़ द minimum wavelength, so blue colors scatter the most and thus the sky appear blue. Next, assertion हो गया. 16 क्वेश्चन तक आपको जो है MCQ रहता है. उसके बाद 17, 18, 19, 20 4 assertion आपके पास होगा और रीज़न, और उसके बेस पे आपको आंसर देना होगा. तो 4 ऑप्शन तो याद ही हो जाता है, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा. तो चलिए सेशन में क्या बोलता है, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव. केमिकल इक्वेशन जो होता है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है. रीजन, वी कैन राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेम ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड etc. तो इसमें क्या हो सकता है, सही बात है भाई. ए के साथ चलते हैं, दोनों सही है. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है. Chemical equation can be made more informative by writing physical state of reactants and product. Conditions required can also mentioned. Both the assertion and reason are true and reason are explain assertion very well. 18 में चलते हैं. Territs like eye color और highest are inherited territs. रीजन क्या है, inherited territs are not transferred from parents to young one. तो
इसमें किसके साथ जाएंगे? एक ऑप्शन, 2, 3, 4। हम लोग सी के साथ चलिए। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, एज यू नो, eye color and height are genetically inherited traits, as these are expressed by genes. Inherited traits are the traits which are transferred from parents to young ones. Acquired traits are the characters that are acquired by the individual during its lifetime. These traits cannot be inherited. For example, if a wrestler develops large muscles due to his training program, that does not mean it will be passed on to his offspring. ठीक है भाई, रिसलर जो है बहुत सा मसल बनाया ट्रेनिंग के दौरान, वो क्या ट्रांसफर कर देगा? नहीं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट assertion, aerobic animals are not truly aerobic. Anaerobically they produce lactic acid. ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी, सी, डी। दोनों सही है और रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। एज यू नो दैट इन मोस्ट एनिमल्स टिश्यू ऑक्सीडेशन आर कैरिड आउट बाय एरोबिक respiration. Anaerobic metabolism takes place in certain tissues like skeletal muscles which don't get as much as oxygen required. एरोबिक और एनएरोबिक आप जानते हैं। एरोबिक रिएक्शन जो होता है, प्रोसेस जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। एनएरोबिक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मसल विच डू नॉट गेट, यानी मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, जो अंदर रहता है बॉडी में, विच डोंट गेट एज मच ऑक्सीजन, वो कभी मच ऑक्सीजन मिलता नहीं है उसको, एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड समटाइम्स इन एरोबिकली रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं, ये भाई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विथ मेटेलिक बॉडी हैव 3 कनेक्शन, वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ 2 पिन कनेक्शन। रीजन, 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ये थोड़ा यहाँ पे सोचने वाला विषय है। तो बहुत बच्चा जो प्रिपरेशन करता है ना, उसको ये सब चीज़ जो है ना बहुत जल्द जो है समझ में आ जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए में है ना, ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद उसको जवाब देते हैं। तो इसके पास हो गया ए, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा सी। तो एसर्शन में तो इसी तरह से देता है ना, बी, सी, डी। क्या आंसर होना चाहिए माय डियर? इलेक्ट्रिक appliances with metallic body have 3 connections, whereas an electric bulb has 2 pin connection. रीजन में 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और हमको लगता है कि आना चाहिए। देखिए, हमको लगता है कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सही है, तो बी के साथ जाना चाहेंगे। हाँ जी, एक्चुअली द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द 3rd पिन विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ। 3rd पिन रहता है ना, 3 ठो रहता है ना, फेज, न्यूट्रल और एक रहता है अर्थ। ठीक है, जो 3rd रहता है वो अर्थ से कनेक्टेड होता है। दिस इज अ सेफ्टी प्रिकॉशन एंड अवॉइड्स इवेंचुअल इलेक्ट्रिक शॉक। By doing this, extra charge flowing through the metallic body is passed to earth and avoid shocks.
देयर इज नथिंग सच एज रिड्यूसिंग द हेडिंग और कनेक्टिंग वायर बाय 3 पिन कनेक्शन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, ओवर। कंक्लूजन में यही मैंने लिखा है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, प्रैक्टिस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज एंड सैंपल पेपर। थर्ड, पे अटेंशन टू डायग्राम्स एंड देयर लेबलिंग। साइंस में तो भाई डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है। अगर डायग्रामिकली आप अगर उसको पढ़ते हैं तो दैट विल बी वेरी परफेक्ट एंड वेरी अप्रोप्रिएट मेथड टू बी स्टडी। और रिवाइज, जैसा कि मैंने बीच में कहा इस वीडियो का कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और जो बच्चे रिवीजन कर भी रहे हैं नहीं आ रहा है, इसे देख करके वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है, रिवाइज रेगुलरली टू रिटेन कंसेप्ट्स बेटर। और मेरा आपके साथ विश है, बेस्ट विशेस फॉर योर क्लास 10 साइंस एग्ज़ाम। और मेरा मिशन एक ही है, मेकिंग लर्निंग ईजियर फॉर फ्यूचर ऑफ कंट्री, क्योंकि आप फ्यूचर हैं कंट्री के। तो मैं यहीं पे अपना ये आवाज़ को विराम देता हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि बढ़िया लगा है और मेरे समझाने का जो तरीका है यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए, माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय